हाँ फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सार अकेडमी पर। जहाँ तक कि आप सभी को पता है कि अभी सीटेट में वन लाइनर प्लस पीवाईक्यू चल रहा है, यानी कि सीटेट का एग्जाम जो फरवरी 2026 में होने वाला है, उसमें हम लोग चला रहे हैं एनसीईआरटी वन लाइनर प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 5 होगा, जो इसी वन लाइनर में से होगा, या एमसीक्यू जो इसी वन लाइनर में से होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में वन लाइनर में हम लोग कुछ पढ़ेंगे। तो वन लाइनर में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ते हैं मलेरिया के बारे में। तो मलेरिया जो है मादा एनीफिलिस से फैलता है। मलेरिया मादा एनीफिलिस मच्छर से फैलता है। किससे फैलता है मलेरिया? मादा एनीफिलिस मच्छर से। इसकी खून जांच कांच के स्लाइड पर लेकर के, इसकी जो व्यक्ति मलेरिया से ग्रसित होता है उसके खून को लेकर के और उस कांच के स्लाइड पर देख करके जांच किया जाता है, जिससे कि पता चलता है कि उस व्यक्ति को मलेरिया नाम की बीमारी हो गई, जो एक तरह का बुखार है। ठीक। फिर एनसीईआरटी के यानी कि केवीएस की बुक में डॉक्टर मरियम के बारे में कुछ लिखा है कि डॉक्टर मरियम स्लाइड को माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी से देखते हुए इस माइक्रोस्कोप से एक चीज 1000 गुना बड़ी दिखती है। किस से 1000 गुना बड़ी दिखती है? माइक्रोस्कोप से, क्योंकि उसमें मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। ठीक। उसमें जो मादा एनाफिलिस है उसकी बारीकियां दिख जाती है। बात समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्या? मलेरिया की दवाई। देखिए, मलेरिया की दवाई सिनकोना पेड़ के छाल से बनाया जाता है। जैसे कि खुजली या दिनाई का जो उपचार होता है वो हम लोग किससे करते हैं? नीम के छाल से। तो यहाँ पर लिखा है कि मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबाल कर और छान कर इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाई जाती है या साबुन बनाया जाता है। ठीक है। पहले लोग सिनकोना पेड़ ले लेते थे और सिनकोना पेड़ के छाल को उबाल देते थे और उससे नहा लेते थे। जैसे नीम के पेड़ के छाल को उबाल करके नहा लेते थे तो खुजली खत्म हो जाता था, उसी तरह से मलेरिया बीमारी से बचने के लिए भी सिनकोना पेड़ के छाल को उबाल करके पहले लोग नहा लेते थे या उसके पानी को पी लेते थे तो बनता था। अब उसकी दवाई बनती है या फिर साबुन बन जाता है। ठीक है। तो मलेरिया की दवाई जो है सिनकोना पेड़ के छाल से बनती है। याद रखिएगा, आता है हमेशा से सीटेट में, हमेशा से आया हुआ सीटेट में ये सवाल है। चलिए, सीटेट में आता है गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां, इनमें क्या होती है? तो इनमें आयरन होती है। गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां, इनमें क्या होती है? आयरन होती है। आयरन जो है न्यूट्रिशन है जो बॉडी में चाहिए, और ब्लड के लिए ये आयरन बहुत जरूरी होता है। यानी कि आयरन की कमी से ब्लड में भी कमी आती है ना। खास करके लड़कियों के लिए आयरन प्रचुर मात्रा में उनके ब्लड में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मक्खियाँ। मक्खियों के पेट की समस्या जैसे रोग फैलाती। मक्खियाँ क्या फैलाती? पेट की समस्या जैसी रोग, जैसे कि जॉन्डिस, टाइफाइड, ये सब है ना। तो मक्खियों से पेट से रिलेटेड बीमारी फैलता है। शैवाल एक प्रकार का पौधा है जो बरसात के मौसम में ज़्यादातर फैलता है। बरसात के मौसम में ज़्यादातर जो है फैलता कौन है? तो शैवाल फैलता है। ठीक है। शैवाल किसी तरह का माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म नहीं है, बल्कि एक तरह का प्लांट्स है। ठीक। याद रखिएगा, बहुत महीन चीज़ है। कई बार सवाल में हम लोग लगा देते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, नहीं, ये एक तरह का प्लांट है। वैज्ञानिक जिसने मच्छर के पेट में झांका वो रोनाल्ड रॉस थे। मच्छर के पेट में किसने झांका है? रोनाल्ड रॉस ने। देखिए, जब आप यार केवीएस का बुक पढ़िएगा तो एक इंसान का ये बना रहेगा चित्र और उसमें पेट बना रहेगा, पेट में छेद करके मच्छर के पेट में रोनाल्डोस झांक रहे थे। तो वैज्ञानिक जिसने मच्छर के पेट में झांका कौन था? रोनाल्डोस। जब लोग मलेरिया क्या बोलता है, जब लोग मलेरिया के बारे में नहीं जानते थे तब लोगों को लगता था कि यह खराब हवा की बीमारी है, जबकि मलेरिया जो है मादा एनीफिलस के काटने से होता है। ठीक। जब लोगों को जानकारी नहीं थी तो लोग समझते थे कि ये हवा की बीमारी है। वन लाइनर। ठीक। चलिए, नेक्स्ट पेज में वन लाइनर पढ़ते हैं। देखिए, वन लाइनर इसलिए बताया जा रहा है ताकि सीटेट में हु बहू इसी तरह का एग्जाम में छापा जाता है। ठीक। वन लाइनर में आगे क्या है? दिल्ली के स्कूलों में एनीमिया के कारण परेशानी। देखिए, दिल्ली के स्कूलों में 17 नवंबर 2007 को दिल्ली के स्कूल में एनीमिया के कारण बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ गए थे। ठीक। तो उसमें जो है नगर निगम के बहुत सारे स्कूलों में हजारों बच्चे एनीमिया का शिकार हुए। इससे बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। इस कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते हैं और इनमें फुर्ती भी कम होती है। जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने में परेशानी होती है। आजकल इन स्कूलों में बच्चों के हेल्थ कार्ड बन रहे हैं और इनकी जांच भी चल रही है। एनीमिया जो है बच्चे में, है ना, आयरन की कमी से होता है एनीमिया। ठीक है। आयरन की कमी से होता है, खून की कमी से होता है। या आयरन की कमी जहाँ भी होगी तो वहाँ भी खून की कमी होगी। तो आयरन की कमी से होने वाला रोग जो होता है वो एनीमिया होता है। और एनीमिया बच्चों को आयरन लोहे की दवाई दी जाती है। यानी कि एनीमिया से जो ग्रसित बच्चे होते हैं उनमें आयरन की कमी से वो रोग होता है, इसलिए उनमें आयरन युक्त
प्रोडक्ट दिया जाता है खाने के लिए या फिर दवाई दी जाती है। ठीक, याद रखिएगा। एनीमिया खून की कमी से होने वाला बीमारी है, यहाँ पहले भी बता दिए, यहीं पर बता दिए हैं। लार्वे पतले पतले छोटे भूरे से रंग के कीड़े होते हैं। लार्वा आप जानते ही हैं, छोटा छोटा सा होता है। आप जब ये पढ़िएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़िएगा तो उसमें समझ में आएगा। मच्छर पानी में अंडे देते हैं, आपको पता ही है कि पानी में अंडे देते हैं, इसीलिए कूलर का पानी जो है खाली करके रखना चाहिए। रोनाल्डोस ने 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल नोबेल पुरस्कार पाया। रोनाल्डोस को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1902 में, याद रखिएगा। 1902 में रोनाल्डोस को चिकित्सा के क्षेत्र में यानी कि मेडिकल फील्ड में कौन कौन सा पुरस्कार मिला? तो नोबेल पुरस्कार मिला। मेडिकल फील्ड में रोनाल्डोस को 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक, 1905 में मरते हुए भी कह रहे थे कि कुछ मैं ढूंढ लूंगा। कौन कह रहा था? रोनाल्डोस। रोनाल्डोस 1905 में कह रहे थे कि कुछ तो मैं ढूंढ लूंगा, कुछ ढूंढ निकालूंगा। ठीक, चलिए पर्वतरोहण के बारे में समझ लीजिए। पर्वतरोहण एक पूरा चैप्टर है, पर्वतरोहण एक पूरा चैप्टर है। पर्वतरोहण से याद आया अरावली। अरावली का एक क्राइसिस चल रहा है जिसमें सरकार बोलती है कि 100 मीटर से ऊंची कोई भी पहाड़ी अरावली पहाड़ी नहीं है। अब 100 मीटर से ऊंची कोई पहाड़ी जब अरावली पहाड़ी के अंदर नहीं आएगी तो 90% जो पहाड़ी है वो अरावली जो है वो 100 मीटर से नीचे की है, यानी कि 99 मीटर तक की पहाड़ी को काट दिया जाएगा। अब देखिए, एक तरफ राजस्थान है जहाँ पर थार डिजर्ट है और दूसरी तरफ दिल्ली और मध्य प्रदेश ये सारा चीज़ है, और यहाँ पर आपको हिमालय मिल जाएगा। तो हिमालय अगर मिलेगा तो सबसे ज़्यादा हिमालय से नज़दीक जो पड़ता है नेपाल पड़ता है, बिहार पड़ता है, थोड़ा सा उत्तराखंड पड़ता है। तो अगर ये अरावली रेंज को काट दिया जाएगा तो यहाँ से जो रेत उड़ेगा ना सीधा जाके हिमालय पर जा करके जम जाएगा और यह ग्लेशियर को पिघलाएगा। और जैसे ही ये ग्लेशियर को पिघलाएगा तो उत्तराखंड में बहुत बड़ा प्रलय आने वाला है और दिल्ली में भी रेत आने लगेगा। तो इसलिए पर्वत से रिलेटेड बात आया तो आप लोग एक काम करो, अरावली के प्रोडक्शन के लिए कुछ ना कुछ आवाज़ उठाओ, लिखो, लिख नहीं सकते हो तो बोलो, बोल नहीं सकते हो तो जो बोल रहे हैं उनका सपोर्ट करो। ठीक है, अरावली को बचाओ किसी तरह से, नहीं तो फिर इंडिया में बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ग्रुप लीडर के बारे में, पर्वतारोहण के बारे में बताया जा रहा है। बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना। ग्रुप लीडर जो रहेगा पर्वतारोही में बाकी सब कोई का सामान उमान भी उठाने में मदद करेगा। पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, यानी कि ग्रुप का सब लोग आगे रहेगा और जो ग्रुप लीडर रहेगा वो सबसे पीछे रहेगा। ठीक, पर्वतारोहण वाले इसमें अरे आपको लीडरशिप में इसका ये होता है, ट्रेनिंग होता है। जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़ कर चलाना है, रुकने के लिए जगह ढूंढना है, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना है, सबके खाने पीने का इंतजाम देखना है। ग्रुप के किसी भी सदस्य गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा भुगतने को तैयार रहना है। समझ गया? कोई भी गलती हो गया तो सब यारे सदस्य को पनिशमेंट मिलेगा। जो अब देखिए, ये तो ग्रुप लीडर के बारे में हो गया। पर्वतारोहण के बारे में, पर्वतारोहण के बारे में यहाँ पर एग्जाम में कैसे आता है, ये 3 ठो दे देगा और एक ठो कुछ और दे देगा। तैरते रहना है, तो पर्वतारोहण में तैरने वाला का तो काम है नहीं, तो तैरना, तैरते रहना, तो ऐसा कोई ऑप्शन दे देगा। अब बोलेगा इनमें से कौन सा पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर का लक्षण नहीं है, तो यहाँ पर यही हो जाएगा। तो इस तरह का पूछता है। आप ये बात कह कि इसको स्किप नहीं कर सकते हैं क्या, ये तो नॉर्मल बात है, नहीं, ये एक एक बात आप याद रखिए क्योंकि सीटेट का एग्जाम जितना आप इजी समझते हैं उतना इजी है नहीं। नेक्स्ट क्या है? मिजोरम में, हाँ जी, सीटेट में हमेशा से पूछे जाने वाला सवाल, मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है? मीजो। मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है? मीजो। मिजोरम में भाषा मीजो। विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए होता है। देखिए अभी ठंडा चल रहा है तो ठंडा से बचने के लिए विटामिन सी खाइए। तो विटामिन सी किस में मिल जाएगा? विटामिन सी जितना भी साइट्रस फ्रूट है सब में मिल जाएगा। तो अभी सबसे अच्छा आपको मिल रहा है ऑरेंज, बाजार में ऑरेंज मिल रहा है, कीवी मिल रहा है, ये सब खाइए, इससे आप ठंडा से बचिएगा। कीवी ऑरेंज खाइए, माल्टा जो आता है वो खाइए, आपको ठंडा से बचाएगा। फिर आयरन की गोलियां के अलावा जो है सबसे अच्छा पालक साग खा लीजिए, गोली वोली से बचना है। चॉकलेट वाला दूध पीजिएगा तो आपको ठंडा से बचाए रहेगा। तो ठंडा के लिए सब उपाय बता दिया गया, एग्जाम में भी आता है। नेक्स्ट, पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें जैसे स्लीग, पीट ऑन, इंटर शूज, स्लीपिंग बैग, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन, विंड चीटर जैकेट, सिटी, ग्लूकोज, गुड़, चना और कुछ खाने पीने का सामान, ये सारा सामान है। इस सामान का लिस्ट याद रख लीजिएगा, सीटेट में 2017-18 में ये सवाल आया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ा जाए भाई, नेक्स्ट चलिए। बछेंद्री पाल है यहाँ।
टेकला गांव 100 मीटर की ऊंचाई पर है। टेकला एक गांव है जो 1600 मीटर की ऊंचाई पर है। टेकला एक गांव है जो 1600 मीटर की ऊंचाई पर है। पर्वत चढ़ते समय हमारे शरीर का कोण 90 डिग्री होना चाहिए और पीठ सीधी होनी चाहिए। जब आप पर्वत चढ़ रहे हैं तो बॉडी जो है पूरा 90 डिग्री पे स्ट्रेट रहना चाहिए और पीठ सीधा रहना चाहिए। बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 79,000 मीटर की ऊंचाई की चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसमें नेपाल में सागर माथा भी कहा जाता है, उस पर कदम रखा। अब आइए यहाँ पर जो कंट्रोवर्सी होता है वो कहाँ होता है। ये जो 79 है ना, 8900 8,900 मीटर, तो बस यहीं पर कंट्रोवर्सी होता है। कहीं कहीं पस रहता है 8,800 मीटर, कहीं पस रहता है 8,900 मीटर। ठीक, तो देखिए 8,800 मीटर 8,900 मीटर अगर दोनों रहेगा तो आपको इस पर लगाना है, क्योंकि एनसीईआरटी यही है। अब बाकी 8,800 मीटर अगर रहेगा, 8,900 मीटर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आपको इसको लगाना है। कंट्रोवर्सी वाला ये क्वेश्चन आता है कई बार, और 2000 लगता है कि 21-22 में ऐसा हुआ भी था। ठीक, तो याद रखिएगा बछेंद्री पाल जो है 23 मई 1984 को 1:07 पर 8,900 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ी थी, जिसका नाम था माउंट एवरेस्ट। नेपाल में सागर माथा पे चढ़ी थी। ठीक, साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली थी, बछेंद्री पाल। अब विश्व की 5वीं महिला जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली थी, बछेंद्री पाल। गोलकोंडा फोर्ट कहाँ है? गोलकोंडा दक्षिण भारत में हैदराबाद में गोलकोंडा फोर्ट है। ठीक है, गोलकोंडा का किला कहाँ है? तो हैदराबाद नगर के पश्चिम स्थित में गोलकोंडा है। ठीक, इस किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं। गोलकोंडा फोर्ट के बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं। बुर्ज क्या होता है? ऐसे छोटा छोटा मीनार होता है। ठीक है, तो ये 87 ठो है। याद रखिएगा, पूछा जाता है गोलकोंडा फोर्ट के बाहरी इसमें दीवार में कितने बुर्ज थे? तो 87 बुर्ज थे। ठीक, सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था। बाद में इसको दूसरे राजाओं ने पत्थर का बनाया। सन 1518 से लेकर के 1687 तक यहाँ कुतुबशाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। कुतुबशाही सुल्तान ने कब से कब तक राज किया? 1518 से 1687 तक। कांसे की चीज़ें हज़ारों साल पहले से आदिवासी बनाता है। ठीक है, मल्लापुरम जिला याद रखिएगा बाबू, हमेशा से बच्चे लोग या जो भी हमारे प्रशिक्षु हैं वो सब याद रखेंगे। दोस्तों सब याद रखिएगा, मल्लापुरम जिला, भावी शिक्षक सब याद रखिएगा। मल्लपुरम जिला केरल राज्य में है। मल्लापुरम कहाँ है? केरल राज्य में है। देखिए कौन कहाँ है, हमेशा से सीट ने पूछा जाता है, तो इसलिए याद रखिएगा। गोवा में भी एक बताए थे, कौन था? मल्लापुरम जिला केरल राज्य में है। आसमान तारे चांद सूरज ये सब अंतरिक्ष में है। अंतरिक्ष से सारा चीज दिखता है। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। सुनीता विलियम्स स्पेसशिप में कहाँ गई थी? 360 किलोमीटर दूर, 360 किलोमीटर दूर। और बछेंद्री पाल कितना चढ़ी थी? तो बछेंद्री पाल चढ़ी थी आपको 8,900, ये याद रखिएगा। ठीक, गोलकोंडा कहाँ है? तो हैदराबाद में है। ठीक है, सुनीता बताती है अंतरिक्ष की यात्रा। इसमें हम सुनीता विलियम्स जो चमकते सितारे हैं वो पढ़ा चुके हैं, इसलिए इसको नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, आइए समझते हैं अब यहाँ से। लद्दाख में बने घरों की खासियत, यह 2 मंजिले वाली इमारत होती है। यहाँ घर पत्थरों से बने होते हैं जो एक के ऊपर एक रखे होते हैं। दीवारों पर मिट्टी और चूने की मोटी परत बनी रहती है। ठीक है, लद्दाख 2 मंजिला रहेगा। नीचे में कभी कभी खिड़की नहीं रहता है ठंड में, ऐसे गर्मी में रहता है। घर पत्थर से बना रहता है। ऊपर एक के ऊपर एक दीवार पर मिट्टी पोता रहेगा या फिर चूना पोता रहेगा। चलिए लद्दाख में। ठीक, और लद्दाख की बात की जाए तो लद्दाख में झूले झूले का अर्थ होता है स्वागत करना, वेलकम। झूले झूले का मतलब क्या होता है? वेलकम। झूले झूले मतलब वेलकम। तो वेलकम को लद्दाख में झूले झूले बोलते हैं। आप जाइएगा या हम जाएंगे तो लद्दाख के लोग बोलेंगे झूले 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 झूले, तो मतलब वेलकम। लद्दाख में ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ और ठंडी सपाट जमीन है। सूखेपन की वजह से कोई पौधा और पेड़ वहाँ नहीं उगता है। लद्दाख में बहुत कम वर्षा होती है। याद रखिएगा, बहुत कम वर्षा होती है। लद्दाख ऊंचा सूखा और सपाट जिसे ठंडा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है लद्दाख। और याद रखिए अगर आपको अरावली कट गया ना तो पूरा कोल्ड डिजर्ट हो जाएगा दिल्ली तक। ध्यान रखिएगा। मनाली हिमाचल प्रदेश में, मनाली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। लद्दाख में आपको लकड़ी के घर मिलेंगे, ढलान वाली छत मिलेगी, आप बर्फ से ढके हुए घर दिखा देंगे, यानी कि वहाँ बर्फबारी होती है। रेगिस्तान के बारे में क्या कहा? लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान, कोल्ड डिजर्ट कहा जाता है।
पहाड़ी इलाकों में लोग नैलून के टेंट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नैलून का टेंट जो होता है वो पानी को अंदर नहीं आने देता है। इस तरह का जो होता है वो नैलून का टेंट होता है, ऊपर से शंकु और नीचे से आपको स्क्वायरल रहता है। ठीक, पहाड़ों के कारण जम्मू कश्मीर की सड़कें कठिन हैं। मुंबई से दिल्ली की दूरी 1400 किलोमीटर है। मुंबई से दिल्ली की दूरी कितनी है? 1400 किलोमीटर। मुंबई टू दिल्ली 1400 किलोमीटर। कितने सुरंग मिलते हैं मुंबई से दिल्ली जाने में? बताइएगा तो कमेंट करके। पिछले बार बताए थे हम। मुंबई से दिल्ली पहुंचने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान जैसे कई राज्यों को पार करना पड़ता है। ठीक, मुंबई से दिल्ली जाएगा तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान ये सारा मिलेगा। मुंबई भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है, बात सही है। और मुंबई में जो छोटा छोटा घर होता है उसको क्या बोलते हैं बताइए? छोटा छोटा घर रहता है गली गली में, उसको क्या बोलते हैं? सुनीता विलियम्स से कमेंट कीजिए। सुनीता विलियम्स ने पृथ्वी को देखकर कहा, यहाँ से अलग देश नहीं दिखते हैं। वे ये लाइनें तो कागज़ पर ही बनाई गई। यह बात सही है कि पूरा दुनिया जो है वो सिर्फ अगर ह्यूमैनिटी को देखा जाए, इंसानियत को देखा जाए, तो पूरा दुनिया ही एक है। हम लोग यहाँ अपना लाइन खींच लिए हैं, गली मोहल्ला शहर और देश का। तो सुनीता विलियम्स ने वहाँ से ये बात बताई। सुनीता अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी, सबसे लंबे समय तक। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरे। सबसे पहला व्यक्ति जो नील आर्मस्ट्रांग 1969 में चांद पर उतरा। टूटता तारा उल्का पिंड होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। अब इसमें लोग कहता है कि इससे जो भी ड्रीम मांगेगा वो पूरा हो जाएगा। भाई अपना अपना माइट है, अपना अपना समझना है। तारे टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते हैं, ये हम बोल रहे हैं, ईवीएस बोल रहा है। लेकिन फिजिक्स क्या बोलता है कि तारा टिमटिमाता नहीं है, बल्कि जो वायुमंडलीय आवरण है, जो जल का आवरण है, उसकी वजह से तारा टिमटिमाता हुआ दिखता है। ठीक है ना? क्यों दिखता है वो बताइए तो। चलिए, वे बहुत ही कठिन परिस्थितियों में इन पहाड़ों पर ऊंचे स्थान पर रहते हैं। चलिए, चांगथांग। देखिए, चांगपा प्रजाति के बारे में लिखा हुआ है। चांगपा अपनी बकरियों को ऊंचे और ठंडे स्थानों पर चराते हैं ताकि बकरियों के बाल अधिक और मुलायम हो। ये चांगपा प्रजाति जो है लद्दाख के क्षेत्र में या कश्मीर के क्षेत्र में ही मिलती है। बहुत ऊंची पहाड़ पर अपना स्थान बनाते हैं, ऊंचे पहाड़ पर अपना घर बनाते हैं और बहुत कठिन परिस्थिति में रहते हैं। वे विशेष बकरियों से उन्हें प्रसिद्ध पश्मीना ऊन बनाते हैं। हाँ जी, पश्मीना शाल बनाने में कितना समय लगता है? और लिख भी दिए, 10 दिन का, है ना? 10 दिन का समय लगता है। यदि किसी परिवार में अधिक जानवर हैं तो वह समृद्ध और महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी कि चांगपा प्रजाति में या चांगपा ट्राइबल में अगर उस आदिवासी के क्षेत्र में या उस आदिवासी के ग्रुप में जिसके पास ज़्यादा जानवर है वही ज़्यादा शक्तिशाली है, वही ज़्यादा पैसा वाला है। तो ऐसा नहीं कि जिसके पास ज़्यादा कार है वो पैसा वाला है। तो चांगपा में ऐसा चलता है। और हम लोग के यहाँ पहले भी ऐसा ही चलता था गाँव में। शहरीकरण के बाद थोड़ा सा ये बदल गया। उन्हें भेड़ों से यह सब मिलता है। भेड़ से क्या क्या मिलता है? दूध, मांस, टेंट और खाल। कोट और स्वेटर भी भेड़ के ऊन से ही बनाते हैं लोग। चांगपा हमेशा अपनी बकरियों और भेड़ों के साथ घूमते हैं। यानी कि अपनी बकरी और भेड़ को लेकर के घूमता रहता है। एक तरह का खानाबदोश प्रजाति है। खानाबदोश मतलब घूमते रहने वाला। चांगपा पहाड़ों पर रहने वाली जनजाति। चांगपा जनजाति में केवल 5000 लोग ही रहते हैं। यानी कि चांगपा जाति जो होता है, जनजाति जो होता है, वो एक ग्रुप में लगभग 5000 लोग को रखता है। पर्वतीय क्षेत्र में कोई पेट्रोल पंप नहीं होता है। हाँ, तो ये पर्वत वाला क्षेत्र में कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। ठीक, ना कोई मैकेनिक मिलेगा। पर्वतीय इलाकों में ऊंचे स्थान पर लोगों को सांस लेने में कठिनाई होती है, इसलिए वहाँ पर सिर दर्द और कमजोरी महसूस होती है ऑक्सीजन की कमी के कारण। ठीक, चांगथांग लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर है, जहाँ वहाँ चट्टानी मैदान है। देखिए, जहाँ चांगपा लोग रहता है उसी को चांगथांग कहते हैं। लद्दाख के क्षेत्र में मिलेगा। ठीक, जहाँ चांगपा लोग रहता है, चांगपा प्रजाति रहता है। लद्दाख में संकरी पथरीली पहाड़ी सड़कें हैं। कई जगहों पर सड़कें ही नहीं हैं। यानी कि लद्दाख में कई जगह पर सड़कें ही नहीं हैं। अच्छा, एक अभी वांगचुंग करके एक लद्दाख को बचाने के लिए कोई इंसान जो है वो आंदोलन कर रहा था, जिसको अभी फिलहाल जेल में भी रखा गया है। क्या नाम है? उनके ऊपर 3 इडियट नाम की मूवी भी बनी थी। चलिए बताइए उनके बारे में। मोटी दीवारों, क्या लिखा है कि मोटी दीवारों, लकड़ी का फर्श और लकड़ी की छत लद्दाख के लोगों को ठंड से बचाती है। ऐसा उन लोग का घर होता है। लद्दाख में ये तो बता दिए। गर्मी के मौसम में कई फलों और सब्जियों को वहाँ के लोग, लद्दाख के लोग सुखा लेते हैं और उसके बाद क्योंकि ठंड में सब्जी नहीं मिलती है, ठंड में सब्जी नहीं मिलती है, तो उन्हें सर्दियों के लिए स्टोर कर देते हैं। ठीक है, गर्मी में सुखा लेते हैं, ठंड में वही सब्जी को वापस पकाते हैं। हमारे यहाँ मछली और गोभी इस सबको सुखा लिया जाता है। लद्दाख में लाल मिर्च, नारंगी, कद्दू और सुनहरी पीली मक्का पाई जाती है। वहाँ पर खेती में यही होता है, लाल मिर्च, कद्दू और
पीली मक्का। छतों को मजबूत बनाने के लिए घने पेड़ के तने का उपयोग किया जाता है, यानी कि छत में पेड़ का तना डाला जाता है। यहाँ भूतल पर खिड़कियाँ नहीं होती हैं। हम बताए थे पहले भी कि 2 तल्ला मकान बनेगा, नीचे में खिड़की नहीं रहेगा, ऊपर में जब बनेगा तो यहाँ पर एक ठो खिड़की लगा देगा। ठीक, शुरू में बताए थे। हमने लकड़ी की सीढ़ियाँ उठाई और पहली मंजिल पर पहुँचे, और सीढ़ी वहाँ उठा हुआ सीढ़ी रहता है, ऐसे ऐसे सीढ़ी रहता है, इसी पर चढ़ करके छत पर ही लोग जाता है। पत्थर का सीढ़ी नहीं बनता है, परमानेंट नहीं। घर के अंदर से एक शेड की तरह लग रहा था जिसमें बहुत सारी घास जमा थी। हाँ, नीचे वाले में घास रखता है सब। ठीक, शिक्षक संकेत छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ चंगथांग के बारे में। चांगपा की भाषा में चंगथांग का मतलब है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, 5,000 लोग ही रहते हैं। बच्चों की विभिन्न भाषाओं में भी ऐसे शब्द हैं, क्या इस पर हो सकती है चर्चा? ऊंचाई पर जाने से हवा में कमी हो जाती है, इस सब बात पे आप लोग को चर्चा करना है, एनसीईआरटी बोल रहा है। ठीक है। कारगिल लद्दाख से श्रीनगर के रास्ते में आता है। कारगिल का युद्ध कब हुआ था, आप कमेंट कीजिए। कारगिल जो है लद्दाख से श्रीनगर जाएंगे तो एक जगह मिलेगा कारगिल। महिलाओं और लड़कियों जानवरों को गिनती हैं और लेखा से बाहर निकालती हैं। लेखा जो होता है वो एक तरह का ऐसे बना रहता बाड़ी, तो यहाँ पर से गिन गिन के जानवर को बाड़ी से निकालती है। तो बाड़ी मतलब लेखा मतलब बाड़ी हो गया, घेरा हुआ। प्रत्येक परिवार अपने जानवरों का पर एक विशेष चिन्ह लगा देते हैं। हर जानवर पर एक विशेष चिन्ह लगा दिया जाता है ताकि जानवर आपस में मिक्स ना हो। जम्मू और कश्मीर में विभिन्न प्रकार के आश्रय, कुछ ऊंचे पहाड़ों पर, कुछ पानी, कुछ लकड़ी पर। पानी में जो नाव चलता है उसका नाम बताइए। पत्थर में सुंदर डिजाइन के साथ, और कुछ मोबाइल आश्रय यानी कि घूमता हुआ आश्रय रहता है जिन्हें एक करके दूसरी जगह ले जाया जाता है। डल झील में क्या चलता है? कश्मीरी लोग अपने घरों में रोटियां नहीं पकाते हैं, वे बेकरियों से खरीदते हैं। यानी कि कश्मीर में बेकरी ज़्यादा होता है, वहीं से रोटी पावरोटी ज़्यादातर वो लोग मोटा मोटा रोटी होता है वही खाता है। श्रीनगर में आपको कुछ घर पहाड़ों पर दिखाई देंगे तो कुछ पानी पर। रेबो के पास भेड़ बकरियां रखने की जगह होती है। चांगपास इसे लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों से बनी होती हैं। हम बताएं ना कि एक बाड़ी होता है, उसी को लोग लेखा कहता है, पत्थर से बना रहता है। यहाँ हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। लद्दाख में कश्मीर में हवा की रफ्तार कितनी है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। याक के बालों की पट्टियां बनाने के लिए बुना जाता है, जिन्हें आपस में सिला जाता है, और ये मजबूत और गर्म होती हैं। याक के बाल, ठीक है, ठंडा में लोग उसके भी स्वेटर पहन लेते हैं, उसका भी जैकेट। चांगपा अपने तंबू को रेबो कहते हैं, है ना। रेबो, अब जो जिस तंबू में चांगपा लोग रहता है उसको लोग कौन सी बोलता है? रेबो बोल देता है। ठीक, उसके तंबू को। सब कुछ पैक करने और आगे बढ़ने में उन्हें केवल 2.5 घंटा लगता है। अब तंबू में अगर वहाँ से निकलना है तो बस 2.5 घंटा में वहाँ से पैक करके निकल जाएगा, बस इतना शॉर्टकट तंबू होता है। चांगपास अपना सब कुछ अपने भेड़ घोड़ों और याक पर ले जाते हैं। ठीक, यह उनके जीवन और उनकी आजीविका है ना, घोड़ा और याक। ठीक, तो आज हम लोग ज़्यादातर पढ़ लिए चांगपांग के बारे में, फिर पढ़ लिए आपको पर्वत की चढ़ाई के बारे में, फिर पढ़े आपको थोड़ा सा अरावली के बारे में भी आपको हम बता ही दिए, फिर आपको पढ़ लिए मलेरिया के बारे में। अब चलिए हम लोग करते हैं एमसीक्यू, जो 5 एमसीक्यू आपको हम लोग हमेशा से जो वन लाइनर करते हैं उसमें करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू। एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन हमने अभी तुरंत पढ़ाया है मच्छर के बारे में। तो वैज्ञानिक जिसने मच्छर के पेट में झांका कौन? रोनाल्ड रॉस, आइंस्टीन, न्यूटन या एडिसन? बताइए जल्दी कौन होगा। अभी तुरंत बताएं हम। एडिसन तो होगा नहीं, न्यूटन होगा नहीं, आइंस्टीन होगा नहीं, यही होगा। चांगपा प्रजाति पाई जाती है कहाँ? कश्मीर में, लद्दाख में, उत्तराखंड में, नेपाल में? जल्दी बताइए, आप कमेंट कीजिए, अभी तुरंत पढ़ाएं। खून की कमी से होने वाला रोग? एनीमिया, रिकेट्स, बेरी कोई नहीं? बताइए। गोलकुंडा किला के बाहर दीवार में बूझ होता है, अभी बूझ के बारे में बताएं। 89, 87, 99, 79? चलिए बताइए, कमेंट कीजिए। गोलकुंडा फोर्ट कहाँ है? हैदराबाद में, इलाहाबाद में, दिल्ली में, पटना में? जल्दी कमेंट कीजिए। तो आज का क्लास अगर पसंद आया हो तो एकदम सॉफ्टली बता रहे हैं आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो, और कमेंट में ये ज़रूर बताओ कि जो एमसीक्यू का जो हम लोग सीरीज चलाने जा रहे हैं ईवीएस के लिए, वो कितने का हो? 300 क्वेश्चन का हो या फिर 500 क्वेश्चन का हो? 500 का अगर चाहिए तो कमेंट कीजिए, 300 क्वेश्चन का अगर एमसीक्यू चाहिए तो वो कमेंट कीजिए। और सारा एमसीक्यू पीवाईक्यू होगा, रिपीटेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और लाइक तो ज़रूर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।